सर हिस्ट्री से मुझे ना एक बात पूछनी है आपको। इजिप्शियन हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, वहाँ पे पिरामिड्स और कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें भी रही हैं शुरुआत से, जिसे कहा जाता है कि उस ज़माने में इतनी मशीनरी नहीं थी कि परफेक्टली ऐसे पिरामिड्स बन पाएँ। ये कैसे बने, क्यों बने? तो इसके पीछे आपने रिसर्च करी है? क्या है, क्या ये एलियंस ने बनाए हैं, कैसे मतलब ये क्या है, क्या इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओ मुझे। तो इजिप्शियन हिस्ट्री लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी है, मे बी 7,000 वर्ष। एग्जैक्टली कितनी पुरानी है हम जानते नहीं है। मोस्ट लाइकली सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है विश्व की आफ्टर इंडियन सिविलाइजेशन। भारत का सिविलाइजेशन कम से कम 10,000 वर्ष पुराना है, कम से कम। कल्चरल कंटिन्यूटी एटलीस्ट 10,000 वर्ष की। अब इजिप्ट की बात करते हैं, मे बी 5-6-7,000 ईयर्स पुरानी है। आपने पिरामिड्स की बात की, बहुत बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स है ये। हर पिरामिड में लगभग सेम प्रकार का बहुत सारे स्टोन्स है, क्यूबिकल शेप में ये स्टोन्स है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 टन का एक स्टोन है, एक पत्थर। अब ये इतने ऊपर तक 100 टन का पत्थर कैसे गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इतने 10,000, 100, 1 लाख के ऊपर शायद स्टोन्स होंगे एक पिरामिड में, जो सबसे बड़ा पिरामिड है इसमें। आज के अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, क्रेन से, हमारे पास मशीन से, हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है जो इतना ऊपर इतना बड़ा स्टोन वहाँ तक पहुँचा पाए। और ये हज़ारों वर्ष पहले इन्होंने ये काम किया। कैसे किया हम जानते नहीं है। अगर कोई बड़ी बड़ी मशीन यूज़ की, वो मशीन कहाँ है? इतनी बड़ी मशीन तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो आपको एविडेंस मिलना चाहिए। कुछ टूटा फूटा वो नहीं है। अगर उन्होंने एक रैंप बनाया उस वहाँ तक चढ़ाने के लिए, तो वो रैंप के अवशेष कहाँ है? वो भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, ये किया कैसे उन्होंने। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि क्या एलियंस थे इसमें कि एलियंस ने कुछ एलियन टेक्नोलॉजी से ये पत्थर वहाँ पर असेंबल किए। तो आंसर ये है कि हमारे पास आंसर नहीं है, और ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। तो ये आज भी किसी के पास जवाब नहीं। आप किसी भी हिस्टोरियन के पास जाओ तो वो बोलेंगे कि शायद ये हुआ होगा या शायद वो हुआ होगा, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए सर आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, एक आपने आइडिया लगाया हो, कुछ सोचा हो, ज़्यादा थिंकिंग करी हो कि मेरा कंक्लूजन ये है, कुछ ऐसा है? मुझे लगता है शायद भगवान ने किया है या फिर शायद एलियंस ने किया। मेरे पास और कोई आंसर नहीं है इस समय। विदाउट एविडेंस में आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता। ये भी यूनिवर्सल आंसर ही है कि हाँ एलियंस या फिर भगवान। और सर उसमें इनफैक्ट ये भी है ना कि जो पिरामिड्स के जो मतलब टॉप की वो है, वो अलाइंड है स्टार्स से। 3-4 पिरामिड्स की टॉप, तो वो इतना अलाइंड कैसे होगा? वो स्टार्स प्रिसाइज अलाइनमेंट, प्रिसाइज। हाँ। सर आप मानते हो एलियंस में? ये अच्छा प्रश्न है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये आपको जवाब दे सकता हूँ इन स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव। पूरे विश्व में 10⁻22 स्टार्स है। 10 मतलब 1, और उसके बाद 22 शून्य, 22 zeros। इतना बड़ा नंबर है 10⁻22। इतने स्टार्स पूरे विश्व में है, पूरे यूनिवर्स में है। वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उससे बड़ा भी यूनिवर्स है जो हमें दिखता नहीं है। मतलब हमारे यूनिवर्स में इतने स्टार्स है, इतने तारे हैं, मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन ऑल द बीचेस ऑन अर्थ। इतने स्टार्स है। ओके, तो इतने स्टार्स है, तो वहाँ कहीं पर एक जगह पर भी और लाइफ नहीं होगी क्या हमारे जैसी? आई थिंक मेरे अनुसार लाइफ, एलियन लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बहुत कॉमन मोस्ट लाइकली होगी, लेकिन हमारे पास आज तक उसका एविडेंस मिला नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कहाँ हैं सब लोग, क्यों छुपे हुए हैं? तो इसका हमारे पास जवाब नहीं है इस समय। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि भाई एलियन लाइफ रीजनेबली कॉमन होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी 4-5 ऐसे एलियन सिविलाइजेशन होने चाहिए जो हमारे कंपेरेबल है या फिर हमसे आगे बढ़ चुके हैं पॉसिबली। सर हम ही तो नहीं है एलियंस, हम भी एक प्रकार के एलियन। हमने हाँ कि ऐसा हो सकता है कि हम ही और हमने ये आके चीज़ें बनाई हैं और ये सारी चीज़ें करी। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका एविडेंस हमें मिलना चाहिए, है ना। हर चीज़ एविडेंस के हिसाब से होती है। साइंटिफिक मेथड में क्या है कि वी नीड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। अगर आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हो, इन्फरेंस कर सकते हो लॉजिक के हिसाब से, लेकिन एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं उस वाले टॉपिक पे दोबारा आऊँगा, इजिप्शियन वाले पे। ममीज का बहुत सुना है मैंने, काफ़ी मूवीज़ भी देखी है, तो थोड़ा उस बारे में बताओ कि एक्चुअली। तो इजिप्शियन जो कल्चर था उसमें एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था कि आपकी मृत्यु के बाद, आपके मृत्यु के पश्चात आपकी जो आत्मा है वो कहीं और जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, कहीं और जाएगी, और वहाँ पर आप हमेशा के लिए जिएंगे। ये कंसेप्ट था। तो उसमें ये कंसेप्ट था कि अगर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं होगा तो आपकी आत्मा नहीं जाएगी।
तो उसको फिर उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिससे सबसे पहले वो मृत शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब निकाल देते थे ताकि जो इजीली डिकम्पोज हो जाए वो सारा मटेरियल, सारा पदार्थ निकाल देते। उसके बाद पूरे जो बॉडी था उसको एक सॉल्ट बाथ में डालते थे। नेट्रन नाम का एक लेक है, वहाँ से वो लेके आते थे वो सॉल्ट, वो केमिकल कंपाउंड्स, उससे पूरा मॉइस्चर निकल जाता था बॉडी से और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता था इवेंचुअली। ये लंबा प्रोसेस था, एक दिन में नहीं होता था, शायद कुछ सप्ताह लगते थे उसको। और फिर उसको ठीक से पैक करेंगे, उसके अंदर कुछ रेजिन डालेंगे, कुछ पाउडर्स डालेंगे और उसको पूरे से लिनन क्लॉथ से उसको रैप करते थे और फिर उसको एक अच्छे सार्कोफेगस जो बोलते हैं उसके अंदर बिठा के कहीं पे वो दफना देते थे। ये प्रोसेस था उनका। तो ममीज़ बहुत हज़ार वर्ष पुरानी मिलती है, 2000-3000 वर्ष पुरानी ममियाँ। और पिछले 1000 वर्ष में जब यूरोप ने इजिप्शियन ममीज़ को डिस्कवर किया तो एक अजीब सा उनमें एक रिवाज आ गया यूरोप में कि वो मम्मीज़ को परचेज कर ख़रीदते थे, उसका पाउडर बनाते थे और उसको दवाइयों में डाल के उसको खाते थे। उसको ये मुमिया बोलते थे, मुमिया, इस पाउडर को। पर्पस क्या था, रीजन बीइंग? वो मानते थे कि इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आयु लंबी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको अगर कुछ बॉडी में कुछ इलनेस है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मम्मीज़ को खाते थे, यूरोपियंस खाते थे। सोचिए, कैनिबलिज्म यूरोप में और यूके में, इंग्लैंड में ये सब ये था। और ये बहुत महंगा होता था जो मम्मीज़ का पाउडर, सो ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड। अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे तो थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रीक, जैसे सब कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये व्यक्ति जो था वो एक बहुत बड़ा वॉरलॉर्ड था। जैसे कहते हैं ना सेंट्रल एशियन वॉरलॉर्ड्स, ये वॉरलॉर्ड्स, ही वॉज अ वॉरलॉर्ड। उनके पिता जो थे फिलिप, आई थिंक उनका नाम था, वो शायद उनसे ज़्यादा महान थे, लेकिन उनके बारे में आज कोई बात नहीं करता है फॉर वॉट एवर रीज़न। तो अलेक्जेंडर बहुत यंग आयु में राजा बन गया मैसेडोनिया का। मैसेडोनिया इज़ द नॉर्दर्न पार्ट रफली ऑफ ग्रीस। और फिर उसने ये डिसाइड किया कि मैं जितना भी नोन वर्ल्ड है, नोन टू द ग्रीक्स, उस पूरे विश्व को मैं कॉन्कर करूँगा। तो फिर भाई वो निकल पड़ा अपने सोल्जर्स के साथ। उसने बहुत बहुत दुष्कर्म किए टू बिकम फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल रूलर ऑफ ग्रीस। बहुत लोगों की बहुत क्रूर प्रकार से हत्याएं की, क्रूसीफाई किया लोगों को, बच्चों को मार दिया, लोगों को एनस्लेव कर दिया। ये हिस्ट्री कोई बोलता नहीं है उसको, उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर उसने ईस्टवर्ड्स क्या बोलते हैं, जर्नी शुरू किया अपना विद सोल्जर्स। उसने दरायस को हराया पर्शिया में, और उसने पार्श्वपुर को कॉन्कर किया जिसको आज कहते हैं पर्सेपोलिस। उसका एक्चुअल नाम था पार्श्वपुर, जो पर्शिया का कैपिटल था, ईरान का कैपिटल था। उसने एक रात, जिस रात उसने ये विजय प्राप्त की थी, उस रात उसने बहुत मदिरा पी और फिर उसने पूरी सिटी को जला दिया। अगर आप पर्सेपोलिस आज जाएंगे, आज भी आपको वो स्कॉर्च मार्क्स दिखेंगे जो अलेक्जेंडर ने किया था लगभग 2500 वर्ष पहले। उसके बाद बहुत खुश हुआ वो, और उसने कहा कि अब मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। तो उस समय महापद्मनंद का जो डायनेस्टी था उसका एम्पायर था, नंद एम्पायर भारत में। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त से कुछ 10-15 वर्ष पहले की बात है मोस्ट लाइकली। तो भाई ये आ गया, भाई ये उसने सिंधु नदी को क्रॉस किया, नहीं सिंधु नदी, सप्त सिंधु रीजन में आ गया वो, और उसने वहाँ पर बहुत क्रूरताएं की, बहुत लोगों को बुरी तरह से मारा। उसने ब्राह्मणों को उसने बहुत मारा, क्योंकि ब्राह्मणों ने सबको कहा कि आप इसका विरोध कीजिए, इसको आने मत दीजिए। तो उसने ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत कुछ किया उसने। और फिर एक लोकल किंग था, लोकल मुखिया था, जिसको वो लोग पोरस कहते हैं, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। वो एसेंशियली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल था, छोटा मोटा किंग था। उसके पास शायद 50 हाथी थे। तो उसके साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई हो गई। पोरस ऑब्वियसली उसको आगे जाना देता नहीं, ही डिड नॉट वांट कि अलेक्जेंडर गोज फर्दर अहेड। तो एक बहुत भीषण युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, बैटल हुआ, बैटल ऑफ दी जो नदी है, ग्रीक भाषा में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक बहुत भीषण युद्ध हुआ, और ग्रीक सोर्सेज के अनुसार अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो जीत गई और पोरस को हरा दिया। और फिर अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस हो गया कि इतना अच्छे से पोरस ने लड़ाई की, तो उसने वापस अपना किंगडम दे दिया। ये ग्रीक वर्जन ऑफ द हिस्ट्री है। अभी आप सोचिए, जिस जगह इन्होंने ये आक्रमण किया था, ये इन्वेजन किया था, उसके बिल्कुल बाजू में तक्षशिला था। तक्षशिला में
पूरे विश्व के सबसे महान हिस्टोरियंस प्रोफेसर सब थे, उन्होंने क्यों इसके बारे में नहीं लिखा? आप भारतीय हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी बचे हैं, उसमें सेल्यूसिड एम्पायर की बात की जाती है। जो अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद उसका जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसने फिर साम्राज्य एस्टेब्लिश किया और उसने भी भारत पर थोड़ा बहुत आक्रमण किया था। उसके बारे में हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है भारत के, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में एक शब्द नहीं है हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। क्यों नहीं है? मतलब मोस्ट लाइकली हमारे उस समय के जो हिस्टोरियंस थे, उनके लिए अलेक्जेंडर कुछ थ्रेट था ही नहीं। दे नेवर सॉ हिम एज अ थ्रेट। उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो 15 साल बाद आता है, वो इम्पोर्टेंट था। उसके बारे में रिकॉर्ड्स है हमारे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्ट्री, ही इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द होल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियंस, हु अलेक्जेंडर? ये बात है। और फिर सोचिए आप, अलेक्जेंडर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप, जिसको उसने हराया उसने हत्या की और उसका साम्राज्य उसने खा लिया। तो क्यों उसने पोरस को जाने दिया भाई? क्यों? मोस्ट लाइकली क्या हुआ कि वो पोरस से हार गया था और फिर वो चला गया वापस बेबीलोन, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द वुंड्स ही टुक इन द बैटल। हम जानते हैं कि उस बैटल में उसका जो महान घोड़ा था ब्यूसीफेलस, उसकी मृत्यु हो गई थी एट द हैंड्स ऑफ द इंडियंस। और फिर अलेक्जेंडर हैड टू लिम्प बैक टू बेबीलोन, और वहाँ पर वो कहते कि शायद मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई या किसी और चीज़ से मृत्यु हुई। मोस्ट लाइकली वो इस बैटल में इंजर हुआ था और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो एसेंशियली अलेक्जेंडर की मृत्यु अराउंड लगभग 30 साल के आयु के आसपास, प्लस और माइनस 1 और 2 ईयर्स हो गई। मुझे एग्जैक्ट उसकी शायद 29, शायद 30, 31 ऐसा कुछ था उसका एज, जब उसकी मृत्यु हो गई। अब अलेक्जेंडर के मरण के बाद उसका एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर। उसने ओवरऑल अपने दूसरे जनरल्स को हराकर एक नया साम्राज्य इस्टेब्लिश किया, जिसे कहते हैं सेल्यूसिड एम्पायर, जो अलेक्जेंडर के एम्पायर का सक्सेसर स्टेट था, ग्रीक सक्सेसर स्टेट। और उसने फिर आकर फिर से भारत में आक्रमण किया सेल्यूकस निकेटर ने। अब जब वो यहाँ पर आया भारत में, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर, तब एक नया साम्राज्य था भारत में, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे अब भारत के चक्रवर्ती सम्राट, और उनका मेंटर कौन था? उनके गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य। तो भैया एक आध साल की एक छोटी सी हाफ हार्टेड हाफ सीरियस वॉर हुआ बिटवीन द ग्रीक्स एंड द इंडियंस, और फिर एक हैंडशेक हो गया और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त शायद मिले होंगे, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री को एज हिज वाइफ एक्सेप्ट किया और फिर दोनों रिश्तेदार बन गए। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, वॉर एलिफेंट्स, ट्रेन्ड वॉर एलिफेंट्स विथ द राइडर्स। और फिर सेल्यूकस चला गया उस तरफ, हम वापस इस तरफ आ गए, और गांधार वांधार वापस भारत में आ गया। और सेल्यूकस निकेटर ने फिर वेस्ट में जाकर उन हाथियों से एक बहुत बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश किया। और दोनों साम्राज्यों के बीच में जो रिलेशंस थे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत कॉर्डियल थे। अशोक के मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था बिंदुसर, और सेल्यूकस का जो भी पुत्र था, उनके बीच बहुत अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। उसके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है कि कैसे लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे। एक्सट्रीमली फ्रेंडली रिलेशंस, एक्सट्रीमली वार्म रिलेशंस। सो ये एसेंशियली फैमिली रिलेशनशिप बन गया था। सो इंडिया एंड ग्रीस बिकेम एक्सट्रीमली फ्रेंडली। उसके बाद इंडो ग्रीक किंगडम्स आ गए गांधार रीजन में, और फिर वो दूसरी कहानी है। सो दैट एसेंशियली इज द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया।